हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है एनसीईआरटी ईवीएस। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के एमसीक्यू हल करेंगे। इससे पहले मैं एनसीईआरटी ईवीएस की एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियां और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। ये हमारा कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दोस्तों, हमारा ये कथन भी सही है। एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है और जो केवल अंडे देने का कार्य करती है। इसके अलावा उसका दूसरा कोई कार्य नहीं होता है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां जो हैं श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, और वे ही छत्ता बनाती हैं और मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करती हैं। इसलिए हमारा ये कथन कट जाता है। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं। नहीं दोस्तों, ये कथन भी हमारा कट जाता है। मधुमक्खियां रस की खोज में जाती जरूर हैं और जब उनको रस मिल जाता है तो दोस्तों वो एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो हमारा ए और बी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, केवल ए और बी। दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में और भी जान लीजिए। मधुमक्खियों के पालन के बक्से में जो मधुमक्खी पालन होता है उसके एक बॉक्स में कम से कम 12 किलो शहद होता है। एक बॉक्स में कितना होता है? 12 किलो शहद होता है। दोस्तों, अनीता कुशवाहा मधुपालन करने वाली पहली महिला हैं जिन्हें बी कीपर स्टार गर्ल या फिर यूनिसेफ गर्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी के बॉक्स में एक से एक बॉक्स में कितना शहद आता है? 12 किलो शहद आता है। मधुमक्खी पालन करने वाली पहली महिला थी अनीता कुशवाहा, जो कि बिहार की रहने वाली हैं। कहाँ की? बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, अनीता कुशवाहा मधुपालन करने वाली पहली महिला थी। इन्हें बी कीपर, स्टार गर्ल या यूनिसेफ गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है 1.2%, 5.2%, 2.7%, 3.2%। दोस्तों, पृथ्वी पर ताजा पानी का जो जल प्रतिशत है वो है 2.7%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस 2.7% का भी 70%, ठीक है ना, इसका लगभग 70% जल जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कद्दू से, कटहल से, हाथी चक या वज्रागी से? बीन, तुम्बा और खंजरी।
ये तीनों दोस्तों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। दोस्तों कालबेलिया सपेरों की एक जाति होती है। कालबेलिया सपेरों की एक जाति होती है जहाँ पर नाच भी सपेरों की जैसी मुद्रा बनाकर किया जाता है। ठीक है ना। इस जाति में जो नाच किया जाता है वो सांप की मुद्रा बनाकर किया जाता है। और इससे अलग दोस्तों नाग गुफन रंगोली होती है और कढ़ाई भी होती है। कढ़ाई, ठीक है ना, जो दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। बीन, तुम्बा और खजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कालबेलिया एक सपेरों की एक जाति होती है। यहाँ पर नाच भी सांप जैसी मुद्रा बनाकर किया जाता है। नाग गुफन एक प्रकार की रंगोली और कढ़ाई होती है जिसको द्वारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। और ये कहाँ बनाई जाती है? सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में। टैपिकोवा पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और वह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। पत्ती मेघालय, डंठल कश्मीर, जड़ केरल, फूल तमिलनाडु। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि टैपिकोवा पौधा जो है खाने योग्य हिस्सा है, तो वो ए क्या है? वो ए पत्ती है, डंठल है, जड़ है या वो फूल है? और बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी बी में किस राज्य में? मेघालय में, कश्मीर में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। दोस्तों टैपियोका जो है एक प्रकार की जड़ होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर उगाया जाता है? ये केरल में घरों के आंगन में उगाया जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ए जो है जड़ है और बी केरल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, ए की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए, बी और सी क्रमशः क्या क्या हैं? कैल्शियम दूध अंडे, लोहा दूध अंडे, लोहा पालक खजूर, कैल्शियम पालक खजूर। दोस्तों ए की कमी से, यानी किस चीज की कमी से रक्त अल्पता होता है? इसको एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी। और बी तथा सी उस ए के उत्तम स्रोत हैं, यानी बी और सी है जो है एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। तो ए, बी और सी तीनों ये क्रमशः क्या क्या हैं? एनीमिया जो रोग होता है वो किस कारण होता है? खून की कमी के कारण। खून की कमी के कारण। और खून की कमी को किस के द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो लोह तत्व, आयरन के द्वारा, पालक के द्वारा, खजूर के द्वारा। इन तीनों के द्वारा एनीमिया की कमी को दूर किया जाता है। इन तीनों में ही प्रचुर मात्रा में लोह तत्व यानी आयरन पाया जाता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना, दामोदर, कृष्णा। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, महानदी, गोदावरी। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी नदियों से गुजरेगी। कौवा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। एक्स कौन है? भारतीय रोबिन, चुलाहा चिड़िया, कोयल या फिर गोरैया। दोस्तों कोया जो है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है। तो ध्यान रखना, कौवा जो है किसी भी पेड़ के, मतलब किसी भी पेड़ के, जिस पेड़ पर भी कौवा अपना घोंसला बनाना चाहता है, ठीक है ना, तो किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर,
सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? दोस्तों सीटेट में ज़्यादातर कौवे से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शन में एक बार ये दिया था कि कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो सभी बच्चों ने जो है यही राइट करा था, जबकि ये गलत था। ठीक है ना, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना जो घोंसला बनाता है वो बनाती है चील। ठीक है ना, तो कौवा कौवा जो है वो जिस पेड़ पर भी अपना घोंसला बनाना चाहे, वो चाहे पेड़ वो छोटा हो चाहे वो पेड़ बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ठीक है ना, तो किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। और कौवे के घोंसले में लोहे के तार भी होते हैं। लोहे के तार भी होते हैं और लकड़ी की शाखाएं भी होती हैं या लकड़ी भी होती है, ऊपर दिया भी हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है? तो वो है कोयल। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। कोयल जो है अपने घोंसले अपने लिए कभी घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। और कौवा क्या है, अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या हैं? एक्स के जिले वाई में, यानी जहाँ पर राज्य भी चुनना है हमें और जिला भी चुनना है। गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? मधुबनी बिहार, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज का जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब जल, केवड़ा, इत्र ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है समरसेबिल ज़्यादातर सभी के घर में लगे हुए हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, वो सिर्फ समरसेबल के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि इतना पानी यूज में नहीं आता है जितना उससे कहीं गुना ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो हमारा ये कथन भी जो है पूरी तरह से सही है। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी और कंक्रीट की हो गई है। मिट्टी कंक्रीट का मतलब है दोस्तों, कुएं के आसपास के क्षेत्र जो नाली, खड़ंजे थे, सड़कें थी और पेड़ों के आसपास का क्षेत्र जो है सीमेंटेड कर दिया गया है। अब ज़्यादातर जो है लोग बाग टाइल लगवा लेते हैं या सीमेंटेड करा देते हैं चारों तरफ से, तो उसके अंदर जो है वर्षा का पानी नहीं जा पाता। तो ये कारण भी है कुएं के सूखने का। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, ये कुओं के सूखने का कारण नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही आंसर होगा, ए और बी। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जब ऊपर पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो पानी में जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिस कारण मच्छरों का जो लार्वा होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर हैं?
कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, दमन, पुडुचेरी, तेलंगाना। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो हैं बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, भी बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर स्थित है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। ये भी बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर स्थित हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं? मरुस्थल क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मैदानी इलाके के वन्य क्षेत्र। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र, या फिर कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान भी दे देता है, क्योंकि राजस्थान जो है एक मरुस्थल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 44, दावा ए, शकरकंद एक जड़ है। तर्क आर, यह भोजन संग्रहित करती है। इसमें से सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दावा ए, झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। तर्क आर, राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इनमें से सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। दोस्तों, झूम की खेती होती क्या है? झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाते, ठीक है। और फिर उस भूमि पर जो घास या खरपतवार उगती है उनको हटाया नहीं जाता है ना, ठीक है ना, कि वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया, बल्कि इन्हें काट कर वहीं पर डाल दिया जाता है और जला दिया जाता है, जिससे राख भूमि को उपजाऊ बनाती है, ठीक है ना। इनकी राख जो है भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। उनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। वो सिर्फ को हमसे ये पूछ रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। ध्यान रखना, पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है ना, वो घूम नहीं सकती है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है ना। इसलिए पक्षी जो है अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित रखना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना यानी फ्रिज में रखना। हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा, अचार और आम पापड़ बनाना। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों, केरल की राजधानी, कभी कभी सीटेट में केरल की राजधानी भी पूछ लेता है। तिरुअनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुअनंतपुरम।
केरल की राजधानी है। निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा गोवा में। गोवा के में जो है लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वहाँ के लोगों का जो मेन व्यवसाय होता है वो होता है समुद्री मछलियों को पकड़ना और उनको बेचना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। जबकि जम्मू और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटता व कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या फिर चूहा। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा चूहा। दोस्तों अगर चूहा ऑप्शन में चूहा ना हो और गिलहरी हो तो गिलहरी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चूहे के बाद गिलहरी जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में चूहा है तो चूहा ही राइट आंसर होगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जहां तक कि पानी न पहुंच पाए। बिल्कुल। इस वृक्ष के तने में पानी अस्तित्व होता है। बिल्कुल होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल राइट आंसर है। रेगिस्तानी एक वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर या फिर 12 फुट भी होती है। 12 फुट भी दे देता है कभी कभी, 12 फुट होती है। इस वृक्ष की जड़ें जमीन के नीचे वहां तक जाती है जहां तक इसको पानी नहीं मिल जाता है। ठीक है ना, लगभग 30 गुना, इस वृक्ष की लंबाई की 30 गुना तक गहराई तक जाती है और इस वृक्ष के तने में पानी अस्तित्व होता है। ठीक है ना, जब कभी वहाँ को कभी पानी की कमी होती है उस क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने को काटकर इसमें एक पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। लेकिन यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, यह कथन गलत है, जबकि यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, ए, बी, सी। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? यह सभी अंडे देते हैं, यह जहरीले होते हैं, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। हमारा 4th ऑप्शन कट जाता है, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गोरैया जो है जल में नहीं रह सकती है और ना ही छिपकली जल में रहती है। यह जहरीले होते हैं, ये भी कट जाता है। सांप और छिपकली ये 2 जीव ऐसे हैं जो जहरीले हैं, जबकि गोरैया और कछुआ जहरीले नहीं है। लेकिन इन चारों में एक समानता पाई जाती है, वो ये है कि यह सभी अंडे देते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा कि ये बच्चे ना देकर, सीधे बच्चे ना देकर यह अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो दोस्तों सरसों का साग सुना होगा आपने, है ना, सरसों का साग बनाते हैं। तो सरसों के साग को हम किस चीज़ से बनाते हैं? इसकी पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है ना, जिन्हें सब्जी की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। सरसों को साग में जो बनाते हैं हम उसकी पत्तियों से बनाते हैं। तो पत्तियों की तरह जिसको इस्तेमाल में लाया जाता है वह है सरसों, और ये एक प्रकार का बीज है जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो दोस्तों जिसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है वह क्षेत्र है लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। वे अपनी मृत्यु के समय थे क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे?
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के, ओ सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने जो है बच्चों के लिए कई प्रकार की कहानियां लिखी हैं जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। दोस्तों, खाद्य संरक्षण के लिए दूध और पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि दूध से पनीर बनता है, जबकि पनीर को हम ज़्यादा दिनों के लिए संरक्षित नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये खराब बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जोड़ा जो है खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आलू चिप्स, सेब और जैम, कच्चा आम और अचार, ये खाद्य संरक्षण के लिए बिल्कुल ठीक है। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है? दोस्तों, लेह और लद्दाख के घरों में, लेह और लद्दाख के घरों की बात हो रही है, तो उस लेह और लद्दाख के घरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? दोस्तों, यहाँ साथ कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ ऑप्शन और भी होने थे, लेकिन मैं जो है लेह और लद्दाख के घरों की विशेषता बता देता हूँ कौन कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल। लेह और लद्दाख के मकानों में निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनते हैं, नहीं दोस्तों। बांस के खंभों पर जो है मकान बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। वो भी कहाँ पर? वो असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, वो भी असम में। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, बिल्कुल। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल। हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, हमारा पहला, चौथा और पांचवा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों देखो, मैंने कौवे के बारे में पहले भी बताया था। यहाँ दिया हुआ है कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है, तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएँ, लोहे के तार भी होते हैं। तो कौवे के घोंसले में लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी पाए जाते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी, बसंत गोरी, कोयल, शक्करखोरा। यह क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर होगा कोयल। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? यहाँ बीज की बात हो रही है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, साबूदाना। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये सभी बीज होते हैं, लेकिन साबूदाना बीज नहीं होता। यह साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर होगा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के, सेब के, लीची के या फिर चीड़ के? पहले हम थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केरल में एक प्रकार की सब्जी होती है जिसको टैपिकोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिकोवा। ये केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार की जड़ है।
और दोस्तों वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। क्या? वल्लम। वल्लम जो है लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। और केरल में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा नारियल। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंधा। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। दोस्तों पोचमपल्ली एक जिला है। पोचमपल्ली एक जिला है जो आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों पोचमपल्ली जिले में ज्यादा परिवार जो हैं बुनकरों के हैं। किसके? बुनकर के हैं। इस बुनाई को और जो ये बुनते हैं इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो रुके हुए पानी से जो बीमारी होती है वो है मलेरिया। मलेरिया जो है रुके हुए पानी के कारण होती है क्योंकि रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छरों का लार्वा जन्म लेता है और वहाँ से मलेरिया के मच्छर पनपते हैं जिसके काटने पर हमें मलेरिया हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों कभी कभी सीटेट में सिनकोना के बारे में भी पूछ लेता है। तो सिनकोना एक पेड़ होता है। सिनकोना एक पेड़ होता है एक तरह का। सिनकोना एक तरह का पेड़ है जिसकी छाल से मलेरिया